जय श्री कृष्णा साथियों। मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन से। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, सफलता के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मेहनत की ज़रूरत होती है मेरे साथियों। आज मैं लाया हूँ हिंदी शिक्षण विधि का टेस्ट नंबर 3, और यह टेस्ट प्रत्येक टेट एग्जाम के लिए होगा साथियों, और स्पेशल रीट मुख्य परीक्षा प्लस रीट प्लस मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम पैटर्न पर है साथियों। प्रत्येक ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम पैटर्न पर है, सिलेबस के आधार पर है, और आने वाले सभी एग्जामों में जो टीचर भर्ती के लिए जहाँ पर शिक्षण विधियाँ पूछी जाती हैं उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। ऐसा भरोसा दिलाता हूँ मैं आपको। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और उसके बाद निर्णय लेना मेरे साथियों। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधार पर है मेरे साथियों प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित होता है मेरे साथियों। जो भी बच्चा प्रतिशत प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, और भी उसका नैतिक आचरण कैसा भी, सभी प्रकार के जो रिकॉर्ड संचित किए जाते हैं प्रश्नावला विधि में, साक्षात्कार विधि में, वर्ग क्रम में, संचित अभिलेख में। तो साथियों, जो हमेशा बच्चे का रिकॉर्ड संचित किया जाता है वो किया जाता है संचित अभिलेख विधि में मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मूल्यांकन उपयोगी है, मूल्यांकन उपयोगी है, क्या है मेरे साथियों, मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण में। ये सभी मेरे साथियों, मूल्यांकन बच्चे के चरित्र का किया जाता है, बच्चे के आसपास के वातावरण का किया जाता है, बच्चे की प्रगति का किया जाता है, कक्षा उपस्थिति का किया जाता है, विद्यार्थियों के आचरण का किया जाता है। ये सभी साथियों, विद्यार्थी का जो मूल्यांकन किया जाता है, कक्षा उपस्थिति का मूल्यांकन नहीं होता है, वो तो रजिस्टर के माध्यम से होता है। तो साथियों, इसका सटीक आंसर होगा विद्यार्थियों की प्रगति को जानने के लिए। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है। रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये सभी साथियों, बच्चे में रुचि उत्पन्न करना, बच्चे का मनोबल बढ़ाना, बच्चे को क्रियाशील बनाना, यानी भाषा शिक्षण के ये सभी सिद्धांत हैं मेरे साथियों। तो इन सिद्धांत यानी सभी सिद्धांत हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, लाजवाब प्रश्न है मेरे साथियों। समझना, फ्रेश मूड के साथ समझना, फ्रेश माइंड में समझना मेरे साथियों। कोई भी मतलब दिमाग पर भारीपन मत लेना मेरे साथियों, बस इंजॉय के साथ सीखते जाना है, समझते जाना है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। मानी बच्चा लिखना सीखता है तो उसके लेखन यानी बच्चे ने क्या सीखा, किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि बच्चे ने वास्तव में सही लिखना सीखा है। कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख लिखना। साथियों, बच्चे के लेखन कौशल का हम अगर मूल्यांकन करेंगे तो वास्तविक रूप से कर सकते हैं कि बच्चे अपने अनुभवों को लिखे। बच्चा क्या करे, अपने अनुभवों को बेहतरीन प्रकार से लिख सकता है, वही बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, लिखित भाषा का प्रयोग आगे होता है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्यिक सृजन के लिए किया जाता है। साथियों, लिखित भाषा यानी लिखित भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए, अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इसका सटीक आंसर क्या होगा मेरे साथियों, इसका होगा अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, अपनी अभिव्यक्ति के लिए होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय, आकलन मतलब मूल्यांकन का ही एक भाग होता है, करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। मिश्रित वाक्य रचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, तत्सम
शब्दावली। साथियों, जब बच्चे की लेखन क्षमता का यदि हम आकलन करेंगे तो वास्तविक रूप से यदि आकलन बेहतरीन रूप से करना है तो हम बच्चे की विचारों की मौलिकता का करेंगे, यानी बच्चा किस प्रकार से बोल रहा है, उन विचारों को, बोले हुए विचारों को किस प्रकार से लिखित माध्यम में स्पष्ट कर रहा है। तो मेरे साथियों इसका आंसर होगा विचारों की मौलिकता। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, मतलब बच्चे को पाठ पढ़ा दिया उसके बाद यदि बच्चे से प्रश्न बनवाएं तो उससे किस चीज का पता चलता है, बच्चे के कौन से व्यवहार का, कौन से पहलू का पता चलता है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। हाँ साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अगला ऑप्शन देखिए मेरे साथियों, अगला ऑप्शन कह रहा है मेरे साथियों, अगला ऑप्शन कह रहा है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। नहीं मेरे साथियों, इसका ऑप्शन ऑप्शन जो दूसरा नंबर है ना मेरे साथियों, इसका आंसर होगा मेरे साथियों कौन सा होगा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। तो इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों ये है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा देखो साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है यार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साथियों बस भरोसा बनाए रखना, एग्जाम पैटर्न पर प्रत्येक प्रश्न है साथियों, बिल्कुल एग्जाम लेवल के प्रश्न है मेरे साथियों। तो लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। साथियों तो इसका सटीक आंसर होगा सुनी पढ़ी और समझी हुई बात की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है, लेखन क्षमता का विकास कहलाता है मेरे साथियों। यानी इस प्रश्न का जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। मेरे साथियों निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर निजी अनुभव के आधार पर, और ये हो गया सही रूप में समझना, उद्देश्य नहीं है। तो पहला उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य है, चौथा उद्देश्य है, लेकिन साथियों व्याकरण के नियमों को रटना ये उसका कोई उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, लाजवाब प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है साथियों, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है भाषा की व्याकरण की समझ को, मतलब बच्चे को व्याकरण सिखा दिया है भाषा के माध्यम से, उसे किस रूप में आंका जा सकता है, किसके माध्यम से आंका जा सकता है, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तरात्मक प्रश्नों के लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। मेरे साथियों यदि बच्चे की भाषा के व्याकरण का मतलब हमें मूल्यांकन करना है तो जैसा मतलब बच्चे के सामने टॉपिक हो, जैसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसार उसके आसपास के उसी हिसाब से हमें बच्चे की व्याकरण का मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य, मतलब हम बच्चे के व्याकरण का ज्ञान क्यों कराते हैं बच्चे को, बच्चा शुद्ध बोल सके, शुद्ध लिख सके, स्पष्ट अभिव्यक्ति कर सके। तो मुख्य में भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। साथियों व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। यानी साथियों यदि बच्चे को व्याकरण का ठीक ढंग से ज्ञान होगा तो वो ठीक तरीका से बोल सकेगा, ठीक तरीका से अपनी अभिव्यक्ति कर सकेगा, ठीक प्रकार से लिख सकेगा। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली, यानी कक्षा
8 तक यानी उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक के स्तर के लिए कौन सी बेहतरीन विधि होगी जिससे कि व्याकरण का ज्ञान दिया जाए? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय विधि, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा आगमन प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? सुकरात ने, हर्बर्ट ने, काउलर ने और फ्रोबेल ने। साथियों बच्चे को कम से कम बताना चाहिए, जो बच्चा अपने आप करे यानी क्रिया आधारित, बच्चा स्वयं करके सीखे, ऐसा निर्देश किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट ने। महत्वपूर्ण परिभाषा है साथियों, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों? अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए। यस, होना चाहिए तो सत्य है। प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जाती है। यस, बच्चे को जैसा पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त है उसी के माध्यम से बच्चों को प्रश्न बनाने, बच्चों के लिए प्रश्न बनाने चाहिए। प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ संबंध नहीं होता। नहीं साथियों, प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ तो महत्वपूर्ण मतलब संबंध होता है। बिना उद्देश्य के तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। सभी कथन सत्य हैं। साथियों इसका कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर 3। यानी कह रहा है उद्देश्यों के साथ संबंध नहीं होता जबकि संबंध होता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न कितना लाजवाब प्रश्न है मेरे साथियों। बेसिक प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? बेसिक प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यस, दी जाती है। यह हस्तकौशल केंद्रित है। हाँ, महात्मा गांधी ने बोला कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वह अपने आप किसी कार्य को कर सके और समझ सके और उससे हस्तकौशल प्राप्त कर सके। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये सभी नहीं साथियों। 6 से 11 वर्ष तक के लिए महात्मा गांधी ने इस शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई थी। तो इसका कौन सी भाषा मतलब कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, यानी 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये इसकी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है विषय वस्तु को विश्लेषण करने से, उच्चारण संशोधन द्वारा, वाचन द्वारा, कोई भी नहीं। शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है वाचन द्वारा। बच्चा जितना अधिक बोलेगा, जितना अधिक किसी चीज का व्याख्यान करेगा यानी विश्लेषण करेगा, तो विषय वस्तु का नहीं, वाचन द्वारा बच्चा बोल बोल के सीखेगा, उससे उतने ही अच्छे तरीके से वह क्या कर सकेगा? शुद्ध बोल सकेगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है मेरे साथियों। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा से सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है? कविता के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, कहानी के माध्यम से? आपने देखा होगा, दैनिक जीवन में भी देखा है और इससे पहले भी देखा होगा कि बच्चे को यदि हम कहानियां सुनाने लग जाएं, दादी कहानियां सुनाती थी, बच्चा बड़े ध्यान से सुनता था, तो बच्चा अर्थ ग्रहण सर्वाधिक किसके माध्यम से कर सकेगा? कहानी के माध्यम से कर सकेगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? मतलब बच्चे को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? छात्रों में आत्मविश्वास लाने के लिए। यस। अतिरिक्त समय का सदुपयोग, बच्चे पर यदि समय है तो उसका सदुपयोग हो सके। स्वाध्याय करने का अभ्यास होता है। यस, होता है। ये सभी हाँ साथियों, इसका गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का आत्मविश्वास लाना, समय का सदुपयोग होना और बच्चा स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? मतलब बच्चा अशुद्धि रहित कब लिख सकेंगे या शुद्ध कब लिखेंगे सकेंगे? जब छात्र द्वारा की गई अशुद्धियों से अभिभावकों को परिचित किया जाए। नहीं, अभिभावकों को परिचित कराने से क्या मतलब है? जब छात्र को दंडित किया जाए, छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान, यानी जब बच्चे को स्वयं ज्ञान हो जाएगा कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, कैसी गलती हो रही है, तो बच्चा स्वयं ही शुद्ध लिखना सीख जाएगा। तो बच्चे जब तक भी अपनी अशुद्धियों को नहीं पहचान सकेंगे तब तक, अगर तब सीख पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, कौन सी पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है?
पेस्टालॉजी विधि में, अनुकरण विधि में, जैकटॉट विधि में, ये सभी। पेस्टालॉजी का मतलब होता है चिपके हुए अक्षर, अनुकरण का मतलब है देखी हुई चीज का अनुकरण करना। कोई जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप भी बोलेंगे। और तीसरा होता है जैकटॉट विधि, मतलब देख देख कर। जब बच्चा स्वयं देख कर लिख सकेगा तो स्वयं संशोधन भी कर सकेगा, सुधार भी कर सकेगा। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा जैकटॉट विधि। साथियों इस वीडियो में 20 प्रश्न थे। मैं आशा करूंगा कि ये 20 प्रश्न आपकी बेहतरीन समझ में आए होंगे। और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और कमेंट लिखकर प्रेरित करो, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके। और हाँ, इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आप लाभ ले सकें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद। थैंक्स।